नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू अकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा वीडियो, जिसमें मैं आज आपके लिए जो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि अक्सर हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो वो मैंने आज इसमें कवर अप किए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो इससे पहले कि मैं इसमें आगे प्रोसीड करूं, एक बार फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरे वीडियोस को लाइक करो और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है या फिर कोई आपका एडवाइस है तो प्लीज़ नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आपके लिए लाया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट तो ये आता है कि जो आपका सिंधु सभ्यता का जो आपका काल है, जो उसका टाइम पीरियड है वो क्या है। तो हमने क्या किया हुआ है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा टाइम पीरियड है उसको 3 भागों में है डिवाइड है। एक है आपका पूर्व हड़प्पा काल, यानी कि हड़प्पा से पहले का उनका जो था समय। दूसरा है आपका परिपक्व हड़प्पा, जिसमें कि जो ये आपकी सिविलाइजेशन थी वो आपकी पूरी तरह से विकसित थी और बहुत ज़्यादा थी, आपकी वर्किंग कंडीशन में थी। और एक काल है जो कि उस हड़प्पा सभ्यता काल का जब होने लगा तो भैया पता चलने लगा था, तो लास्ट का काल है। तो हम पहले देखते हैं कि जो आपका पूर्व हड़प्पा काल है वो आता है आपका 3500 से 2600। ठीक है, 3500 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक आया है आपका पूर्व हड़प्पा काल। उसके बाद आता है आपका परिपक्व हड़प्पा काल। तो ये जो है आपका परिपक्व हड़प्पा काल ये रहता है आपका 2600 से 1900। तो अक्सर जो हम लोगों ने आपका सिंधु घाटी सभ्यता को जो हमने टाइम पीरियड देखा है वो हमने यही देखा है 2600 से लेके 1700 या फिर 2600 से लेके 1900। तो वो हमारा था जो कि आपका परिपक्व था। ठीक, उसके बाद जब ये सभ्यता जब खत्म होने लगी तो वो काल हो गया आपका उत्तर हड़प्पा, जो कि था आपका 1900 से लेके 1300 तक। ये 3 आपको काल याद रखने हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर आता रहता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो वहाँ का पूरा सिस्टम बना हुआ था वो बेसिकली किस टाइप का बना हुआ था आकार में। तो जो आकार में था, जो उसका क्षेत्र था वो था आपका त्रिभुजाकार क्षेत्र था। ठीक है, तो ये आपको याद में रखना है कि त्रिभुजाकार ट्राइंगल फेज में था, कुछ ऐसा है। ठीक, अगला है आपका सिंधु सभ्यता का जो आपका कुल क्षेत्र है, जो उसका आपका पूरा है, आपका क्षेत्रफल है वो कितना है। तो वो है आपका 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर का उसका क्षेत्रफल था। लगभग ये आपका जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास था, लेकिन जो अभी तक पूरा है तो वो आप देख लीजिए 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर ये उसका क्षेत्रफल था। ठीक है, ये इतने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ था। अब जो हड़प्पा सभ्यता था, तो जो है भैया हड़प्पा सभ्यता की अफगानिस्तान में 2 भैया आई हैं बस्तियां, वो आपको देखना है। एक है आपका मुंडी गाक, नाम बड़े अजीब होंगे, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। एक है आपका मुंडी गाक और दूसरा है आपका सोरतुगई। ये 2 हैं मंडियां जो कि अफगानिस्तान में ये आई हैं। मंडियां नहीं, बस्तियां हैं। एक आपका मुंडी गाक और दूसरा है आपका सोरतुगई। अगला हम देखते हैं कि वहाँ पर कौन सा कार्बन सबसे ज़्यादा पाया गया, और जिसके अकॉर्डिंग हमने इसका टाइम पीरियड किया है डिसाइड। तो वो था आपका C14। C14 जो था, जो आपका बेसिकली आपका रेडियो कार्बन होता है, तो C14 रेडियो कार्बन वहाँ पर जो हुआ पाया गया। तो उसकी जांच के अकॉर्डिंग हमने इस सभ्यता का काल माना है 2350 से 1750 ईसा पूर्व, जो कि सर्वमान्य तिथि है। तो ये तो आपने हर एक बुक में इसको कंसीडर किया है कि वो है आपका 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व। अब हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो है पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के माउंट गोमरी
जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था। तो जो इसके आप बनाएंगे भैया कीवर्ड्स बनाएंगे वो आप देखो। सबसे पहले तो हड़प्पा की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पहले पकड़ो, फिर पंजाब पकड़ लो, और फिर पकड़ो माउंट गोमरी, और फिर पकड़ो रावी। तो ये आपको पॉइंट्स पकड़ने होंगे। पाकिस्तान, माउंट गोमरी, रावी, ये 3 तो पकड़ने ही पकड़ने, पंजाब साथ में है। ठीक है, तो हड़प्पा कहाँ पे हुआ? तो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के माउंट गोमरी जिले के रावी नदी के तट पर था। ठीक है, यहाँ यही सबसे पहला क्षेत्र है जहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर खुदाई हुई थी। ठीक है, उसके बाद खुदाई हुई थी मोहनजोदाड़ो की। ठीक है, अगला आता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के महान निदेशक जो जब हमारा देश गुलाम था उस समय थे सर जॉन मार्शल थे। तो उन्होंने क्या किया कि सन 1921 में मिस्टर दयाराम साहनी को ये बोला कि आप हड़प्पा की खुदाई की। दयाराम हड़प्पा की आदेश पर, तो सर जॉन मार्शल के आदेश पर की। ठीक है, 1921 में। ठीक है, और ये जो हड़प्पा है, जो अभी तक जितने भी उसके स्थल खोजे गए हैं, दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, तो दूसरा सब हड़प्पा, और जो मसले हैं तो का यार चिन्ह की हुई है। अब ये कुछ की पॉइंट्स है जो हमें ये देखने हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिला है, तो वो अब आप देखते रहो। सबसे पहले क्या मिला? श्रमिक आवास मिला है। ठीक है, में तो इस लोग जो उनका और करते यानी स्टोरेज। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि थे हड़प्पा के बारे में। अब हम आते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो के सबसे पहले तो हम यही बात कर देते हैं कि ये जो मोहनजोदड़ो शब्द क्या है, तो ये में आपने बताया लोग को ही आता है। तो जैसा कि अभी इसमें दयाराम साहनी ने क्या किया कि हड़प्पा में की खुदाई। उसके बाद क्या हुआ? 1922 में एक उनके थे भैया साथ के राखलदास बनेरे, उन्होंने हड़प्पा 22 में मोहनजोदड़ो हड़प्पा पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान के प्रांत के माउंट गोमती जिले में रावी नदी के तट पे था। ठीक है ना। अब ये जो आपका मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पे है? तो मोहनजोदड़ो प्रांत वहाँ का है, वहाँ नदी के तट पे को करते। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया इसका प्राचीन मोहर कहाँ मिली है? तो मोहर मिली है मोहनजोदड़ो में। और उस मोहर पर किसका चिन्ह है? तो एक व्यक्ति है जो कि जो जिसके 3 मुख हैं, और वो जो है योग मुद्रा में है, और इसको माना गया है ये जो है शिव का प्राचीन रूप है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए। अगला है यहाँ पर एक विशाल स्नानागार मिला है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है, तो वो मिला है मोहनजोदाड़ो में। और इसका जो है भैया निर्माण हुआ है, तो भैया किससे हुआ है? वो हुआ है ईंट से हुआ है। और ये किस प्रकार की ईंट थी? तो वो है आई प्रकार की ईंट। आई बेसिकली जो अभी हम लोग देखते हैं इंटरलॉकिंग टाइल्स जो हम लोग की लगती हैं रोड में, रोड के मतलब साइड में, वही उसी से ही जो भी ये बना है कि
थे, लेकिन जो बहुत पर जो है यहाँ पर भी स्टोरेज जो है यहाँ का जो है अन्नागार, वो जो वहाँ के भैया घर हैं, जो मतलब घर जो उनके मिले हैं भैया पूरा प्रमाण, उससे भी ज़्यादा बड़े हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर सीप का पैमाना मिला है। जो सीप हमें मिलती है समुद्र से, उसका पैमाना भी मिला है। ठीक है, अगला है कि यहाँ पर सूती वस्त्र के भी साक्ष्य मिले हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग यानी कि यहाँ पर था, वहाँ यहाँ पर सूती वस्त्र का प्रयोग होता था। अब आता है कालीबंगा। कालीबंगा जैसा नाम है, काली मतलब काला और बंगा मतलब जो आपके बैंगल्स होती हैं, तो कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियाँ, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि ये कहाँ पे है। तो ये है भारत में। अब देखो, हड़प्पा भी पाकिस्तान में चला गया, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में चला गया। भारत में क्या मिला है? भारत में मिला कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ मिला? तो राजस्थान में। और वो भैया क्यों बच गए? क्योंकि वहां पे हनुमान जी थे। हनुमान जी कैसे थे? क्योंकि वो जिला है उनका हनुमानगढ़ जिला है। तो कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। अब यहाँ की क्या विशेषता है? यहाँ पर ईंटें तो मिली हैं, लेकिन यहाँ के जो घर हैं वो भैया बने थे कच्ची ईंटें के भी बने हुए थे। तो यहाँ पर कच्ची ईंटें ज्यादा मिली हैं, इसलिए इसको याद रखना। कालीबंगा है राजस्थान के हनुमानगढ़ में, जहाँ पर कच्ची ईंटों के घर थे। अब बात करते हैं आपका चनहुंदड़ो। तो ये जो आपका चनहुंदड़ो है, नाम बड़े अजीब है, लेकिन आपको याद तो करना ही है। तो ये आपका चनहुंदड़ो जो है, उसमें सैंधव संस्कृति के बाद झूकर संस्कृति तथा झांगर संस्कृति विकसित हुई। तो ये दो जो आपकी संस्कृति हैं, झूकर और आपका झांगर, ये दो संस्कृति जो है सैंधव संस्कृति के बाद आई थी। जो कि कहाँ पे आई थी? चनहुंदड़ो में आई थी। यहाँ की जो ईंटें मिली हैं वो मिली हैं आपको वक्राकार, जैसा आपका होता है वक्र का आकार, ऐसा कुछ समझ लीजिए। वक्राकार जो है ईंटें यहाँ पर मिली हैं। ठीक है, अगला है यहाँ से प्राप्त कांस। हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपको तांबे की जो है भैया बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी कहाँ मिली है? वो मिली है चनहुंदड़ो या कालीबंगा। ये दो से आपको ध्यान रखना है, बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी। ठीक, अब अगला है कि यहाँ पर एक ईंट मिली है जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान का साक्ष्य मिला है। अब देखो, इसके लिए तो हमने ये अलग कॉन्सेप्ट बनाया है कि जब ये होंगी भैया गीली ईंटें होंगी, जब इनको सूखने के लिए रखा होगा, तो उसी टाइम बिल्ली भागी होगी और उसके पैरों के भी निशान बन गए होंगे। उसके पीछे कुत्ता भागा होगा तो उसके निशान बनाने की गया। तो आते है क्या है? बात है इस नदी के मादर नदी के है। ठीक, रंग साथ साथ एक जगह और लोथल याद रखो। तो रंगपुर और लोथल ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर चावल के साथ मिली। रंग ईंटों का दुर्ग भी यहाँ पे मिला। यानी कि देखो, अब एक और क्वेश्चन आ गया कि कच्ची ईंटों का साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलता है? तो कालीबंगा में मिला, और कालीबंगा के साथ साथ रंगपुर में भी मिला। ठीक, अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब देखो, पशुपति शिव की जो मुहर मिली, जो अभी मैंने बताया था कि एक भैया मुहर मिली थी जो वाला में है, जिस प्राचीन वो मिला, उसी को सब बहुत से हमें ये जो सत्तात्मक, यानी कि नारी को सर्वोच्च समझते थे। कहाँ पे? सैंधव सभ्यता में। अगला आता है कि सैंधव वासियों ने के जो बर्तन थे वो बेसिकली लाल या गुलाबी रंग के थे। यानी कि वहाँ पर लाल या गुलाबी रंग का प्रचलन ज्यादा था।
सिंधु सभ्यता में संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था। वो जो है दास प्रथा का प्रचलन हम कैसे समझ सकते हैं, जो कि हड़प्पा में हमको मिला था, जो भैया श्रमिक थे उनके लिए भी जो उनका आवास मिला था, यानी कि वहां पर दास रखे जाते थे। अगला आता है कि संधोवासी कपास के प्रथम प्रयोक्ता थे, यानी कि वहां पर सबसे ज्यादा खेती किसकी होती थी, तो सबसे ज्यादा खेती होती थी कपास की, क्योंकि व्यापार भी उसी या करते थे। तो सिंधुवासी कपास के सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे। अगला आता है कि संधोवासी पासे का खेल तथा नृत्य के द्वारा अपना मनोरंजन करते थे, यानी कि जो है लोग पासा बहुत गाना भी एंटरटेनमेंट आता है कि लोहे का साथ ऐसा अच्छे नहीं सभ्यता है का नहीं था। आता है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, बहुत बाद आता है लोहा, ठीक है। इसके बाद है सिंधु सभ्यता जो है हमारे वैदिक आर्य हैं, वैदिक काल के जो आर्य हैं उनसे पहले की थी, तथा संभवतः आर्यों से भिन्न सभ्यता थी। अब और ये जो सभ्यता थी वो जो है आर्यों की सभ्यता से बहुत दूर दूर तक नहीं मेल खाती थी। अगला आता है कि सैंधववासी जो है वो घोड़े से अपरिचित थे, ये अनुमान माना गया है। अब देखो यहाँ पर इसी का ही हो जाता है, एक विरोधाभास भी हो जाता है, क्योंकि घोड़े की हड्डियों के भी जो है साक्ष्य मिले हैं। वो कहाँ मिले हैं, वो मिले हैं आपको सुरकोटड़ा में। सुरकोटड़ा में जो है आपको घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये हमने मान लिया है, अनुमान माना है कि वो घोड़े से अपरिचित थे, क्योंकि सिर्फ आपको मिले हैं साक्ष्य मिले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोहे मतलब लोहे कह रहा हूँ भैया, बहुत ज्यादा घोड़े का उसके अंश नहीं मिले हैं, इसलिए मान सकते हैं। अगला है कि संधववासी लिंग तथा मूर्ति पूजक थे, जबकि आर्य जो है वो थे प्रकृति पूजक। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तथा आर्यों में प्रमुख डिफरेंस क्या था, तो वो ये था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो भैया लिंग पूजन करते थे या फिर मूर्ति पूजन करते थे। शिवलिंग और जो आपका मूर्ति पूजक थे वो करते थे, लेकिन जो आर्य थे वो बेसिकली जो वो करते थे पूजा, वो भैया प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति में जो घटित होता था वो उसकी पूजा करते थे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस माना गया। अगला है कि मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरी प्रजाति के माने जाते हैं। भूमध्य सागरी प्रजाति के माने जाते हैं मोहनजोदड़ो के लोग, ठीक है। अगला आता है कि सैंधव सभ्यता के पतन का कारण अभी तक पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में निश्चित नहीं किया जा सका। सही बात है भैया, क्यों हुआ कैसे हुआ आज तक नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों ने जो है इसके लिए अपने अंदाजे लगाए हैं, तो वो आप समझ लीजिए। पहला है कि एक भैया थे, भैया व्हीलर थे। व्हीलर बहुत ज्यादा विद्वान माने गए हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि सिंधु घाटी पर आर्यों ने आक्रमण कर दिया, इसलिए वहां का पतन हो गया। एक है भैया चाइल्ड एंड पीगट है, तो चाइल्ड एंड पीगट ने बोला है कि भैया ब्रह्म आक्रमण हुआ, ठीक है। एक है आपके ऑरेल स्टाइन व घोष थे, इनकी बात बहुत ज्यादा अभी तक हम इसको समझ सकते हैं, मान सकते हैं। तो वो है वहाँ का जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन हुआ और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सके। और एक और है आपका लैम्बिक है। लैम्बिक ने बोला है कि अस्थिर नदी तंत्र, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अभी अगर एक मूवी आई थी आपकी मोहनजोदड़ो आई थी, अगर हम उसके साक्ष्य को सही माने जो उसमें दिखाया गया है, तो उसमें जो है यही दिखाया गया है कि उनकी जो वहाँ के भैया थे लोग थे, उन्होंने क्या किया था कि नदी को जो है उस पर बांध बनाए थे, और उसकी वजह से नदी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था और फिर उसमें बाढ़ आ गई थी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम मान सकते हैं। तो ये हैं वो 4 पॉइंट जिनको एक अनुमान लगाया गया है कि ये मुख्यतः कारण हो सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के। तो ये थे कुछ की पॉइंट्स जो कि थे भैया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इसको मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर जरूर करो यार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।
ताकि मैं आपके लिए आगे और भी ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाता रहूं। और अगर आपका का कोई सुझाव है या फिर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, facebook.com/ukelvi22। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।